वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 165 है। टेस्ट सीरीज चल रही है आर के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 165 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरीगाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग या बृहत कल्प सूत्र? आरंभिक जैन साहित्य का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? थेरीगाथा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, क्योंकि थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है, जो भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। और थेरीगाथा को खुद्दक निकाय के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सुत्त पिटक में लघु पुस्तकों का संग्रह है। ये तीनों जैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है। जो जैन संप्रदाय है वो दो भागों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे, दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन? स्थूलभद्र। और दिगंबर के पूछ ले तो भद्रबाहु। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है स्थूलभद्र। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर की। देखिए मगध काल में मौर्य काल में मगध में जो है भीषण अकाल पड़ा था। उस समय था क्या, जो जैन संप्रदाय है वो दो भागों में विभक्त था। ठीक है, दो लीडर थे उस समय। एक लीडर का नाम भद्रबाहु, एक लीडर का नाम स्थूलभद्र। और भद्रबाहु के पास भी पब्लिक, स्थूलभद्र के पास भी पब्लिक। लेकिन जब मौर्य काल में मगध में भीषण अकाल पड़ा, अत्यंत भीषण अकाल पड़ा, जिससे वहाँ रहने वाले जनसंघ के भद्रबाहु मतलब ये अपने अनुयायियों को लेकर वहाँ से चले गए। लेकिन ये जो हैं ये उसी स्थान पर रहे। तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः मगध लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद हो गया। ये जो स्थूलभद्र थे ये अकाल के समय ही मगध में थे, ये नहीं गए थे। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं रहे। जो उनके अनुयायी थे उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के निर्देश दिए, किंतु भद्रबाहु ने निवस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन धर्म जो है दो संप्रदाय में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे, दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे। और पूछा गया है प्रश्न में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक का नाम, तो आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। भगवान महावीर का पहला शिष्य निम्नलिखित में से कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, ऑप्शन नंबर ए। देखिए महावीर का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। उनकी पुत्री का विवाह हुआ था जमाली नाम के क्षत्रिय से, जो बाद में भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। और यह उनका पहला शिष्य था, उनका दामाद उनका पहला शिष्य। यापनीय निम्नलिखित में से किसका एक संप्रदाय था? यापनीय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। यापनीय जो संप्रदाय था वो था जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है और जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। यह कुछ श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आरंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? आरंभिक जैन साहित्य लिखे गए अर्धमागधी में, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। प्रारंभिक जो जैन साहित्य है वो प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए, तो ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में और इसका उत्तर है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, तो ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और वह स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी उसको मिला।
अजातशत्रु है इसका नाम। देखिए, मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा, और इसकी हत्या भी उसके पुत्र ने कर दी। उसके पुत्र का नाम था उदयन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है कौन सा इनमें से? धनदेव का अयोध्या अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख, या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था खारवेल। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है इसका हाथी गुम्फा अभिलेख। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार इनमें से किसके शासनकाल में हुआ? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, या शिशुनाग? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। डी है इसका आंसर। पुराणे के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी मालवा को जीवित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया था, तो डी है। कालपी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी स्थित है यमुना नदी के तट पर। बी है इसका आंसर। देखिए, कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी, और समय के साथ नाम जो है संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ पर? बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? किससे होता है? अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख, या कलिंग शिलालेख? शिलालेख या अभिलेख एक ही बात है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख। देखिए, 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में या अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, जो मानव के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। नंबर 14 पर आ जाइए। मौर्य काल में सार्तवाह किसे कहते थे? कौन होता था सार्तवाह? सार्थवाह था व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। बी है इसका आंसर। देखिए, मौर्य काल में व्यापारिक काफिले को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इनका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। ये तीनों व्यक्ति एक ही नाम के हैं, मतलब एक नाम के एक व्यक्ति के तीन नाम हैं, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। जो रचनाकार है, लेखक है अर्थशास्त्र का। नंबर 15 पर आ जाइए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज, पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा है एग्जाम में प्रश्न ये वाला। जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये अधिकारी थे। 1837 में उन्होंने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले जो प्रथम अंग्रेज विद्वान थे जेम्स प्रिंसेप थे, और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। तत्काल में, मतलब उस समय, जेम्स प्रिंसेप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। नंबर 16 पर आ जाइए। इनमें से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, सातवाहन। चोल का है, पांड्य का है, सत्यपुत्र का है, इसके अलावा केरल पुत्र, सातवाहन नहीं है।
देखिए, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में या अभिलेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपणी की सूचना मिलती है। इसमें सातवाहन राज्य का उल्लेख नहीं मिलता। नंबर 17 पर आ जाइए। मौर्य काल में जो टैक्स को छुपाता था उसे कौन सा दंड दिया जाता था? सामानों की कुर्की करना, कारावास, मृत्युदंड, या इनमें से कोई नहीं। मृत्युदंड उसको मिलता था। मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक, एक प्रश्न ये भी है कि इंडिका पुस्तक किसकी है? मैगस्थनीज की है। तो इसमें जो है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन था वो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का काम था बिक्री कर वसूल करना, और बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग के रूप में वसूल किया जाता था, और करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था? किससे होता था? खंबात, कल्याण, भरूच, ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति से होता था। डी है इसका आंसर। देखिए, ताम्रलिप्ति गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था, और ताम्रलिप्ति आधुनिक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। संस्कृत भाषा प्राकृत, पाली, सौरसनी। गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो है वो प्राकृत भाषा बोलते थे, और जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो संस्कृत बोलते थे। देखिए, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत बोलते थे। 20वां प्रश्न है, लीलावती के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? महावीराचार्य, भास्कराचार्य, कालकाचार्य, हेमचंद्राचार्य। लीलावती रचना है भास्कराचार्य की, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लीलावती की रचना प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में जो है श्लोकबद्ध है। और लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। ठीक है, तो इसका आंसर सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना? भास्कराचार्य की। लीलावती भी भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि का भाग है। तो 20 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिए। धन्यवाद।